जय हिंद साथियों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8 का प्रश्नावली 3 स्लग 1 तक आ पहुंचे हैं। इसमें है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो इसका पहला प्रश्न है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उसके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया, ना तो लिखने में बहुत समय ज्यादा लग जाता है। इसी को हम लोग समझेंगे। बंद आकृति ऐसी आकृति जो किसी बिंदु से शुरू होकर, किसी बिंदु से शुरू मतलब यहाँ पर बिंदु है और यहाँ से शुरू हुआ, आगे कर पढ़ते हैं, अनुरूप चलते हुए किसी दो बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। कहने का मतलब ये एक रास्ते में बिंदु पर आया है, लेकिन हमको वृत्त बनाना है। तो वृत्त बनाना तो वृत्त तो ऐसे होगा, गोल नहीं गोल ही होगा। तो गोल हमको वृत्त के मतलब आकृति के अनुरूप चलते हुए उस बिंदु तक मिल जाता है। अनुरूप चलते हुए किसी दो बिंदु से होकर नहीं गुजरता है, मतलब इस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। एवं शुरू वाले बिंदु से मिल जाते हैं। शुरू यहाँ से हुआ था तो इसी पे आकर फिर से मिल गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बंद आकृति हो जाएगा। और सरल आकृति का परिभाषा क्या होता है, एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती है। अब हम कोई चित्र ऐसे ड्रा कर रहे हैं तो ये देखिए कि यहाँ पर काट दिया, तो ये सरल आकृति नहीं हुआ, ये सरल आकृति नहीं है, ये सरल नहीं है। लिखेंगे सरल नहीं, क्योंकि आपस में एक दूसरे को काट दिया। तो सरल आकृति का परिभाषा ही हो जाता है, एक दूसरे को आपस में कभी भी रेखाएं नहीं काटती है। तो कौन नहीं काटती है, रेखाएं। सरल आकृति की एक रेखाएं दूसरे रेखाएं को आपस में कभी नहीं काटती। उसी तरह से बंद आकृति क्या हो जाएगा, तो बंद होता है, खुला का मतलब खुला होता है। तो सरल आकृति ऐसी आकृति जिसकी रेखाएं आपस में नहीं काटती है, वह खुली और बंद हो सकती है। खुली आकृति का मतलब हुआ कि किसी एक तरफ से खुला होगा, एक तरफ से क्या होगा, खुला होगा। यहाँ देख रहे हैं खुला है और ये चारों तरफ से बंद है, तो सरल एवं बंद हो गया। और सरल एवं खुली, सरल क्यों हुआ, क्योंकि आपस में तो काट नहीं रहा है। और खुला इसलिए क्योंकि इधर क्या है, खुला हुआ। उसी तरह से दूसरा आकृति हम ड्रा करते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, सरल है, काट भी नहीं रहा, खुला है, तो ये खुला आकृति हो गया। अब हम लोग सरल एवं खुली तो देख लिए, अब सरल एवं बंद देख लेते हैं। ये सरल एवं बंद आकृति हो गया। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सरल एवं खुली हम लोग लगता है समझ में आ गया होगा। खुला का मतलब होता है सिंपली खुला हुआ है, अब बंद का मतलब चारों तरफ से क्या होगा, बंद होगा। तो 2 नंबर के प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्न आकृतियों में से पहचान करें कौन सी सरल, कौन सी बंद पर सरल नहीं है, और कौन सी खुली, कौन सी उत्तल एवं कौन से अवतल। एक ही प्रश्न में बहुत सारा प्रश्न है, इसलिए हम लोगों ने इसको अलग अलग डिटेल करके लिख लिया। सबसे पहले कह रहा है सरल, तो मैंने लिख लिया सरल आकृति। तो सरल आकृति हम लोग जानते हैं कि काटता नहीं है एक दूसरे को आपस में। तो ये आकृति कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रहा है, ये भी नहीं काट रहा है, लेकिन ये काट रहा है, ये भी नहीं काट रहा है। तो वो सरल आकृति में हो जाएगा क ख घ। तो हम लोग सरल आकृति का उत्तर लिख देते हैं क नंबर, ख नंबर एवं घ नंबर। अब आगे क्या कर रहा है, कौन सी बंद है। तो बंद आकृति में क्या आ जाएगा कि हम लोग पढ़े कि चारों तरफ से बंद होना चाहिए, किधरों खुला नहीं। तो बंद तो ये है आकृति, ये तो खुला है, ये भी खुला है और ये बंद है। इसका उत्तर हो जाएगा क नंबर और घ नंबर। तो क नंबर और घ नंबर लिख लेते हैं। तो फिर आगे कर रहा है कौन सी खुली है। तो खुली में क्या क्या आ जाएगा, ये देखते हैं खुला है और ये भी खुला है। तो ख और गो क्या आ जाएगा, खुली आकृति हो जाएगा। उत्तल आकृति, उत्तल आकृति का मतलब हुआ कि ऐसी आकृति जिसमें हम की विकर्ण खींच सकते हो, विकर्ण खींच सकते हैं, एक दूसरे का आपस में नहीं काटता। जैसे इसका हम विकर्ण खींचेंगे, इससे हो जाएगा, फिर इसका विकर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है, ठीक। उसी तरह से लेकिन जब हम अवतल का बात करेंगे तो ये काट देगा, ये विकर्ण इसमें खींचा ही नहीं जा सकता है। तो उत्तल आकृति है मेरे पास क नंबर है, सिर्फ क नंबर। और अवतल आकृति भी सिर्फ हम लोगों के पास घ नंबर है, क्योंकि घ नंबर में विकर्ण नहीं खींचा जा सकता है। विकर्ण का मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक खींचा गया लकीर। तो अब आगे प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए और उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। विकर्ण मतलब डायगोनल। तो यहाँ पर हम लोग नाम पहले लिखते हैं A B C D E F।
बहुभुज का पहले नाम का था लिखने के लिए, तो बहुभुज का नाम हो जाएगा, इसमें भुजाएं कितनी है, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसका नाम हो जाएगा षष्ठभुज। षष्ठभुज या हम बोल सकते हैं षटभुज। 5 भुजाएं रहेगी तो पंचभुज, 4 भुजाएं रहेगी तो चतुर्भुज, 3 भुजाएं रहेगी तो त्रिभुज। तो यहाँ पर विकर्ण खींचने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हम ए से शुरू करते हैं। ए से बी तक भुजा गया हुआ है, ए से सी तक नहीं गया, ए से सी तक लिख लिए और विकर्ण का नाम लिखते जाएंगे हम लोग, नहीं तो बाद में परेशानी हो जाएगा। ए सी पहला विकर्ण हो गया। ए से फिर डी की तरफ चलेंगे, चूंकि सी ले लिए थे, ए से डी तक आ गए, तो दूसरा विकर्ण हो गया ए डी। फिर ए से डी आ गया था, अब ए से ई की तरफ चलेंगे, आगे एक एक बिंदु पे बढ़ते जाएंगे और नाम लिखते जाएंगे। ए ई। अब ए से एफ देखते हैं, भुजा मेरा आया हुआ है, ए का क्लियर हो गया। अब ए से बी की तरफ चलते हैं, बी से देखते हैं ए गया हुआ है, बी से एफ, तो बी से एफ को मिला दिए, बी एफ हो गया। फिर बी से क्या देखते हैं, ई की तरफ आया है, नहीं आया, इसको भी यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये बी ई हो गया। फिर बी से डी की तरफ चलेंगे, बी डी, बी से सी तक भुजा आया हुआ है। अब सी से देखेंगे कहाँ कहाँ गया है, सी से ए तक गया हुआ है, बी तक भुजा गया हुआ, तो सी से एफ नहीं आया हुआ, तो सी से हम लोग एफ को मिला दिया, तो ये सी एफ हो गया। फिर सी से देखते हैं ई तक भी नहीं आया, तो सी से ई को भी मिला देंगे, सी ई। अब सी से डी तक आया हुआ है। अब डी से आगे बढ़ते हैं, डी से क्या क्या मिला हुआ, डी से सी गया है, डी से बी भी गया है, डी से ए भी गया है, डी से एफ नहीं गया है, तो डी से हम लोग एफ तक मिलान कर देंगे और यहाँ पर डी एफ लिख देंगे। अब डी से ई की तरफ भी देखते हैं आया हुआ है, तो यानी डी से पूरा विकर्ण संभावित विकर्ण हो गया। अब ई से देखते हैं, ई से एक एक बिंदु से जांच करें, ई से एफ गया है, ई से ए गया है, ई से बी भी गया है, ई से सी भी गया, ई से डी हो गया, यानी सब हो गया। अब यहाँ एफ से देखते हैं, एफ से ए गया है, एफ से बी तक हो गया है, एफ से सी भी चल गया, एफ से डी भी, एफ से ई। इस जांच करने का सबसे आसान तरीका एक एक बिंदु से एक, विकर्णों की संख्या हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी विकर्णों की संख्या हो गई 9। विकर्णों की संख्या कितना हो गया 9, यही आंसर हो।